स्टूडेंट्स क्या हाल। और लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था और इंट्रोड्यूस किया था कि व्हाट इज फिजिक्स एंड हाउ वी शुड स्टडी अबाउट द मोशन। क्योंकि हमने बात की थी कि नाइन्थ में आपका काइनेमेटिक्स है, तो वो सारी चीज़ें हुई थी। तो फिजिक्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट के तौर पे निकल के आया और आपने देखा कि जो एट्थ क्लास तक हमारा जो पैटर्न था वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है और अब हम स्पेसिफिक नॉलेज की तरफ जाएंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। और हमने बात कर ली थी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से स्केलर एंड वेक्टर, इसके बाद इंडिपेंडेंसी के हिसाब से भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कुछ बात की थी। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे मेजर कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ये कुछ टर्म्स आए थे हमारे सामने निकल के कि मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। ठीक है, तो वहां से ही हम अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट फिर से हम जोश के साथ, तो पहला जो टर्म डिस्कस करेंगे जिसे हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड, कि भाई क्या होता है ये मैग्नीट्यूड। आपके सामने ये वर्ड लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड, तो इसको देखेंगे क्या होता है मैग्नीट्यूड। ये टर्म है, ये रखा आपके सामने। देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर किसी बच्चे की हाइट 6 फीट है तो उसकी हाइट का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा 6 फीट, है ना। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, किसी चीज का भी नंबर, उसकी वो लिमिट। अगर मास होता, किस कोई बोले कि हमारा मास है 60 kg, तो मास का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 60 kg। वो जो 60 kg है वो उसका मैग्नीट्यूड है। तुमने कहा कि मैंने किसी को धक्का मारा, ठीक है, और धक्का मारा तो कितना मारा, क्या पावर थी, क्या रेंज थी, तो वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कि इस पावर से धक्का मारा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, एक नंबर है। किस चीज का नंबर है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का नंबर है। तो जैसे अगर हाइट को एक्सप्रेस कर रहे हो तो हाइट के लिए जो नंबर है वो, ठीक है। तो एक काम करेंगे, मैग्नीट्यूड एक हेडिंग डाल देंगे, लिख दो कि मैग्नीट्यूड होता क्या है, ताकि एग्जाम तक आपको याद रहे, है ना। तो एक हेडिंग डाल देना मैग्नीट्यूड। मैं यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे ही लिख दूँ मैग्नीट्यूड। ठीक है, लिखेंगे, लिखो। मैग्नीट्यूड इज द, मैग्नीट्यूड इज द, मैग्नीट्यूड इज द साइज, इज द साइज, साइज और एक्सटेंट, और एक्सटेंट। मैग्नीट्यूड इज द साइज और एक्सटेंट of a physical, of a physical quantity, of a physical quantity। एक बात, साइज और एक्सटेंट है किसी चीज का साइज या उसका विस्तार, फैलाव, कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कहाँ तक जाती है। जैसे हमने बात किया एक बच्चे की हाइट 6 फीट है, तो जो हाइट है उसकी, तो हाइट का मैग्नीट्यूड है उसका 6 फीट। ऐसे ही किसी ने बोला कि मेरा जो मास है वो 60 kg है, तो आपके मास का मैग्नीट्यूड है 60 kg। तो मैग्नीट्यूड कोई ऐसा नहीं है कि मास होगा या लेंथ होगी, ऐसा नहीं है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसका साइज या उसका एक्सटेंट यानी उसका विस्तार, कि वो कहां तक जाती है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो साइज एंड एक्सटेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड। तो ये बात क्या आपको क्लियर रहेगी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है।
और अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो चलो फिर हम आगे चलते हैं कि वेक्टर और स्केलर भी लिख लेते हैं, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं जो मैंने अभी लिखा है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, वरना तुम बोलोगे सब रेड रेड ही कर दिया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या पता चला, साइज एंड एक्सटेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड। अब आ जाते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होता है स्केलर एंड वेक्टर, तो ऐसे ही हेडिंग डाल देना जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि क्या होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, those physical quantities which can be expressed as magnitude only, तो जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है उनको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। स्केलर जैसे टाइम, जैसे डिस्टेंस, जैसे मास। जैसे हमने कहा कि कोई चीज है उसका मास, जैसे ये है आपके सामने देख पा रहे हो, ये पेपर वेट है। इस पेपर वेट को अगर मैं यहाँ रखूं या इसको मैं मून पे ले जाऊं, इसका जो मटेरियल है, वो इसका जो मास है जिससे ये बना है, वो उतना ही रहेगा। द मास विल बी द सेम, क्योंकि मास चेंज नहीं होगा। हो सकता है जैसे ही हम इसको यहाँ से दूसरे प्लेनेट पे ले जाएं तो इसका मास बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए या घट जाए। तो वेट कैन डिफर बट मास विल बी द सेम। तो मास जब सेम रहेगा, तो मास जो चीज सेम रह रही है वो स्केलर है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से कोई असर नहीं पड़ रहा। तो पेपर वेट जैसे आप देखोगे इसका जो मास है वो स्केलर है। तो हमारे सामने एक बात आ गई कि स्केलर क्वांटिटीज क्या हैं, दोज क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, वो क्या है, स्केलर है। अब ऐसे ही लिख देंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, दोनों से वो मिलके बनी है। जैसे वेट, कैसे वेट अगर मैं आपके सामने बोलूं ये वेट ऐसा क्यों है, इसमें डायरेक्शन का कहाँ असर है, तो देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इक्वल्स टू होता है मास इनटू ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी है ये क्या है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे आप अगर खड़े हुए हो एक जगह पे ऐसे, तो एक ये अर्थ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जो आपको खींच रहा है, पुल, ये ग्रेविटी है। ठीक है, तो ग्रेविटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। तो जब आप वेट देखोगे तो वेट में मास जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था और उसके अलावा एक और ऐसा फोर्स जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो वेट में मास भी जा रहा है और डायरेक्शन भी जा रही है। इसलिए वेट जो है उसमें उसे हम वेक्टर क्वांटिटी में काउंट करते हैं, बिकॉज वेट क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। वेलोसिटी, ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की स्पीड, डायरेक्ट एक स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी होती है वेलोसिटी। जैसे सूरज से जब रोशनी निकलती है तो सन जो रे आ रही है, सूरज जैसे ये मान लेते हैं सन है, और इससे अगर आ रही हैं रेज और हम इसको बना दें ऐसे, ये हमारा सन है, थोड़ा मेरी ड्राइंग के लिए मुझे माफ कर देना। तो अगर ऐसे सूरज से जो रे आ रही है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, इसलिए सन रे की वेलोसिटी मेजर करते हैं। कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है स्पीड ऑफ सनलाइट, बट उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट।
तो वेलोसिटी का मतलब यह है ऐसी स्पीड जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने का अ, हमें इंडिकेट करती है, बताती है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जो स्पीड है उसे वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज है। अब एक बात समझिए कि आपको पता चल गया स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। इसे ऐसे लिख लेंगे, डेफिनेशन आपके सामने है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। चलो अब इससे आगे चलते हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगला हेडिंग डाल देंगे, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में हम दो चीजें और पढ़ते हैं, एक डिस्टेंस, इस चैप्टर में हमारा मेंशन है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो, मान लेते हैं कि एक लड़का है, और इस लड़के का घर यहाँ पे है, ये पॉइंट है ए, इसका घर यहाँ पे है, और इसका दोस्त रहता है इस पॉइंट पे, इसका दोस्त ये लड़का है, इसका दोस्त रहता है बी पॉइंट पे। ठीक है, तो ए का दोस्त कहाँ है, बी पे। ठीक है, अब इसको एक और अपना एक दोस्त है जिसका नाम है चिंटू, तो चिंटू के घर पे इसको जाना है। चिंटू का घर ये बीच में है, सी। अब ए से सी के बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं 500 मीटर है। ठीक है, 500 मीटर है, और सी से बी के बीच की जो दूरी है वो 1000 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर है। टोटल ए से बी की जो दूरी हो गई वो 1.5 किलोमीटर हो गई। ठीक है, अब ऐसे में हुआ क्या, ए को जाना था सी के पास, चिंटू के पास, ए को सी के पास जाना था, बट ए अकेला नहीं जाना चाहता है, ए वॉन्ट्स टू गो विद बी। तो ए पहले गया बी के घर पे, वो बोला भैया चलो, बी को बोल के घर गया, साइकिल पे उसे बिठाया और वापस आ गया सी के घर, यहां से वापस आ गया सी के घर। ठीक है, तो ए अभी तक कितना चला, देखो ए पहले तो बी के घर गया, यानी 1 किलोमीटर तो चला वो वहां तक जाने के लिए, ओ सॉरी 1.5 किलोमीटर तो चला वो बी के घर तक जाने के लिए, प्लस फिर वो वापस आया सी के घर तक, तो 1 किलोमीटर और चला, तो 2.5 किलोमीटर चल चुका है ए। ठीक है, तो टोटल ए ने अभी तक कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना चला, तो वो चला है 2.5 किलोमीटर। लेकिन अभी ऐसे देखें कि ए अपनी इनिशियल पोजीशन, यानी कि जहां से शुरू किया था, इनिशियल पोजीशन यानी अपने घर से चला था, उस घर से अभी वो कितनी दूर पे है, अभी वो अपने घर से इस बी पोजीशन, इस सी के घर पे बैठा हुआ है, तो इस ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर। तो अगर ऐसे में देखोगे तो इनिशियल पोजीशन और जहां अभी प्रेजेंटली है फाइनल पोजीशन, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो वो है 500 मीटर। तो हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो फाइनल में से इनिशियल को जब घटा देते हैं तो हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, यानी वो कितना अपनी शुरुआती पोजीशन से कितना हटा है, कितनी दूर पे है, तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप देखोगे कि ए टोटल चला कितना है, तो 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, लेकिन ए इसी टाइम पे अपने घर से यानी कि इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर पे है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो 500 मीटर। समझ पा रहे हैं, तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट जब हम देख रहे हैं तो हमें डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ रहा है कि भाई वो डायरेक्शन में प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। जैसे एक और मैं फिगर बना देता हूं, इस बात को समझ लेते हैं।
इसको इरेज कर देते हैं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखो, मान लेते हैं ए जहां से शुरू किया वहां जीरो था, उसका घर बेचारा घर पे तो 0 ही किलोमीटर, कहीं नहीं जा रहा, तो जहां शुरू कर रहा है उसको जीरो मान लेते हैं। और फिर ए को जाना था फाइनली सी के घर पे, तो सी का घर ये बीच में था, ये ए जीरो, ये सी कितनी दूरी पे था 500 मीटर, और ये बी जिसके साथ वो आया था वो और 1 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर। अब अगर ए एक अगर बी की तरफ जाता है और इसको अगर हम प्लस लेते हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें डायरेक्शन को माइनस लेना पड़ेगा। तो अगर ए अपनी इनिशियल पोजीशन से राइट हैंड की तरफ जाएगा तो हम उसे प्लस में काउंट करेंगे, और उसके लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा तो माइनस में काउंट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में प्लस होगा और एक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगा। अगर ए मान लेते हैं अपने घर से चला और बी के घर तक जाता और वापस आ जाएगा अपने घर पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि जहां शुरू किया वहीं खत्म किया, तो अभी वो उसका अपनी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितना अंतर है, तो जीरो है, क्योंकि जहां से शुरू किया वहीं खत्म कर दिया। लेकिन अगर हम पूछें कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन डिस्टेंस कितना है, कि कितना चल के आया है, तो डिस्टेंस जीरो नहीं है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर वो बी तक गया और 1.5 बी से वापस आया, तो वो 3 किलोमीटर चल लिया। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन का ध्यान देना है। ठीक है, तो और जिसमें डायरेक्शन का ध्यान देते हैं वो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, आपको पता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है। जिसमें डायरेक्शन का ध्यान देते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। वाइल सेम टाइम डिस्टेंस कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब एक बात, ये फिगर बना लोगे, आपके सामने लिखा हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनमें अंतर लिखा हुआ है। अब एक बार कई बार ये होता है कि कोई पूछ दे या आपसे बोल दे कि क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। इट इज वेरी यूजुअल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, कि क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कैन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बी द सेम, हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में सेम हो सकते हैं, तो जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, और तब सपोज मान लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि ए मान लो अपने घर से चला और चल के पहले वो कहाँ पहुंचा, बी के घर गया। उसे आना तो था सी के घर पे, लेकिन वो पहले बी तक गया और सी को बोलेगा सी के घर वापस आना है उसे, लेकिन अभी वो ए कहाँ पहुंच पाया, बी के घर पहुंच पाया। तो ए अभी कहाँ गया है, बी तक गया है। तो अगर मान लेते हैं ए से बी 1.5 किलोमीटर था, अभी हमने देखा, तो डिस्टेंस भी उसका 1.5 है और डिस्प्लेसमेंट भी उसका 1.5 है। जब वो वापस सी पे आएगा तो डिस्टेंस अलग हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। जब तक लीनियर मोशन हो रहा है, जब तक एक ही लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किए, तब तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे जब तक क्या है, लीनियर मोशन है। ठीक है, अब एक और बात, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी किसी भी एक
फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जैसे ये हमारे सामने फिगर बना है, एक बटरफ्लाई है जो उड़ रही है और कहाँ तक जा रही है, ये एक हमारा जी पॉइंट है, यहाँ पे गमला रखा होगा, यहाँ तक जाएगी। अब बटरफ्लाई लेकिन गई कैसे, उसने कौन सा पाथ तैयार किया, किस रास्ते से गई, तो ऐसे उड़ते हुए गई, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो इतना रास्ता कवर करके ये बटरफ्लाई इस प्लांट तक आ गई। लेकिन इस जहां से उड़ना स्टार्ट की थी, यहां से लेके इस गमले तक का सबसे कम दूरी कितना था, तो वो था ए जी। जो ये पाथ आपके सामने नजर आ रहा है, ए जी। तो ए जी इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि हम जब देखेंगे कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल, इनिशियल जहां से स्टार्ट किया था वो, और जो फाइनल पोजीशन जहां पे खत्म किया था वो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो एक सीधी लाइन बनेगी ए जी। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको अंतर समझ में आया कि डिस्टेंस कैसा हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, शॉर्टेस्ट पाथ है। ओके, इसके अलावा क्या दोनों सेम हो सकते हैं, हो सकते हैं जब तक लीनियर मोशन में। इतनी बातें, एक वेक्टर है एक स्केलर है। ओके, तो ये बातें हमारी क्लियर हो गई। अब देखो, अब एक चीज और आप लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब स्पीड का मतलब होता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं और स्पीड में भी डायरेक्शन नहीं देखा जाएगा। तो स्पीड उस चीज को मेजर करेगी जिसमें डायरेक्शन का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड है। लेकिन जब हम उसी में डायरेक्शन भी देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाएगी। तो स्पीड का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये लिख लेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का ये। अब देखो, स्पीड कैन बी जीरो और पॉजिटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं होती, या तो आप नहीं चल रहे हो तो रुके हुए हो तो जीरो है, और चल रहे हो तो पॉजिटिव है। लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तो वेलोसिटी तीनों हो सकती है। ओके, अब देखो, तो आज हमने देखा इसमें कि वेलोसिटी क्या होती है। ओके, स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, डिस्टेंस देख लिया, मैग्नीट्यूड, वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, अगली क्लास में इससे आगे।